नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पॉस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 9, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एयर मासेस क्या होती हैं। आज हम देखेंगे कि फ्रंट्स क्या होते हैं, साइक्लोन कैसे बनते हैं और साइक्लोन्स कितने टाइप के होते हैं, टोर्नेडोज देखेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। फ्रंट्स, ये फ्रंट्स क्या होते हैं? जब दो एयर मास डिफरेंट टाइप्स के, मतलब एक कोल्ड और एक वार्म हो, तो जब दो एयर मास मीट करते हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरफेस होता है, ये जो बाउंड्री बनती है, ट्रांजिशन जोन बनता है, इसको बोलते हैं फ्रंट। तो जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मिलते हैं तो बाउंड्री जोन को क्या बोलते हैं? फ्रंट्स। अब ये जो फ्रंट्स जो बनते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से फ्रंट्स बनते हैं इसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। तो ये फ्रंट्स कितने टाइप के होते हैं? ये फ्रंट्स होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से? कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, ऑक्लूटेड फ्रंट। तो ये सारे फ्रंट्स हो गए। ये कोल्ड एयर हो गया और इधर वार्म एयर हो गया, तो ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच की है, तो ये जो ट्रांजिशन ये बाउंड्री जो है, इसी को बोलते हैं फ्रंट्स। तो ये फ्रंट हो गया। अब एक एक करके देखते हैं ये कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट ये सब क्या है, एक एक करके देखते हैं। कोल्ड फ्रंट, जब कोल्ड एयर वार्म एयर मास के तरफ मूव करती है, मतलब जब कोल्ड एयर अप्रोच करती है वार्म एयर को, एयर मास को, तो उसके कॉन्टेक्ट जोन को बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये कोल्ड एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। तो ये कोल्ड एयर मास मूव कर रही है वार्म एयर मास की तरफ, और ये जब मूव करती है तो कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को पुश करती है, धक्का देती है, दूर धकेलती है। तो जो इनके ये जो इंटरफेस है, ये जो बाउंड्री है, ये वार्म एयर मास और ये कोल्ड एयर मास, इनके बीच में जो बाउंड्री है, इसी को बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट कब बोलेंगे? जब कोल्ड एयर अप्रोच करे वार्म एयर मास को, तो जो फ्रंट बनता है उसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। अब इसके बाउंड्री जोन पे एक क्लाउड बन जाती है, क्लाउड। तो एक क्लाउड है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है। तो कोल्ड फ्रंट ये हो गया। वार्म फ्रंट, ये वार्म फ्रंट कब बनती है? जब वार्म एयर कोल्ड एयर को अप्रोच करती है, तो वार्म फ्रंट बनता है। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस आप देख रहे होंगे। कोल्ड फ्रंट में तो क्या था कि ये पुश कर रही थी, कोल्ड एयर पुश कर रही थी वार्म एयर को। ये वार्म फ्रंट में क्या है कि कोल्ड एयर मास के ऊपर ये वार्म एयर मास स्लाइड कर रही है, ऊपर जा रही है, क्योंकि ये कोल्ड एयर मास डेंसर होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये वार्म होती है तो इसकी डेंसिटी कोल्ड एयर मास से कम होती है, तो ये ऊपर इसके स्लाइड करती है और यहाँ पे क्लाउड बन जाता है इंटरफेस पे, तो बारिश होती है यहाँ पे। तो ये हो गया वार्म फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट जब कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करके और एक फ्रंट बना के और दोनों स्टेशनरी हो जाए, मतलब अब ये ना इधर जाएगा और ना ही इधर आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, फ्रंट बना के स्टेशनरी हो गया है, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ये रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब दोनों यथास्थिति बनी रहती है, दोनों मतलब एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते अब। और यहाँ पे होती है क्लाउड, और यहाँ पे फिर क्लाउड के थ्रू बारिश होती है। तो ये हो गया स्टेशनरी फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट, कोल्ड एयर मास पुश करती है वार्म एयर मास को और वार्म एयर मास पुश करती है कोल्ड एयर मास को। लेकिन होता क्या है कि कोल्ड एयर मास की
वेलोसिटी वार्म एयर मास से ज्यादा होती है। दोनों एक दूसरे को पुश करती हैं, लेकिन कोल्ड एयर मास की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो होता क्या है कि वार्म एयर मास को ये अपलिफ्ट कर लेती है, मतलब वार्म एयर मास ऊपर उठ जाता है और कोल्ड एयर मास नीचे हो जाती है। तो जो ये ऊपर उठ के पूरा पूरा कोल्ड एयर मास के ऊपर चला जाता है वार्म एयर मास, इसी को बोलते हैं ऑक्लूजन। इसी को बोलते हैं ऑक्लूजन। और ये दो तरीके का हो सकता है, वार्म फ्रंट ऑक्लूजन हो सकता है या कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन हो सकता है। अब ये कैसे होता है? ये कोल्ड एयर मास मूव कर रही है और ये रिलेटिवली इससे वार्मर है, मतलब ये कूल एयर मास कोल्ड एयर मास से रिलेटिवली वार्मर है, लेकिन वार्म एयर मास से कूल है। तो कोल्ड एयर मास मूव कर रही है, मूव करते करते वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, मतलब कि वार्म एयर मास ऊपर चली जाती है, तो ये ऊपर इसके तैरने लगती है कोल्ड एयर मास के। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि कोल्ड एयर मास मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन। कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन बोलते हैं क्योंकि कोल्ड एयर मास मूव कर रही है। उसी तरीके से अगर वार्म एयर मास मूव करे और एक कोल्ड एयर मास नीचे हो जाए, दोनों केस में कोल्ड एयर मास ही नीचे आएगी, वार्म एयर मास ऊपर जाएगा। लेकिन इस केस में वार्म एयर मास मूव कर रही थी और कोल्ड एयर मास नीचे हो गई, तो ये रिलेटिवली वार्म है कोल्ड एयर मास से, तो ये मूव कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वार्म फ्रंट ऑक्लूजन, क्योंकि रिलेटिवली वार्म एयर मास मूव कर रही थी कोल्ड एयर मास की तरफ। तो ये हो गया ऑक्लूजन। यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स में। साइक्लोन्स साइक्लोन्स क्या होते हैं? इट इज एन एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस which involves a closed circulation about a low pressure center. Its direction is anti-clockwise in northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. साइक्लोन एक सर्कुलेशन होता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है, ये सर्कुलेशन होती है। यहां पे लोवेस्ट होता है प्रेशर, यहां का प्रेशर लोवेस्ट होता है, मतलब यहां पे जो भी प्रेशर होगा इससे इससे और इससे कम होगा, तो ये लोवेस्ट प्रेशर। और इसी के अराउंड विंड सर्कुलेट करती है, इसी के अराउंड ब्लो करती है विंड एक सर्कल में, और इसी में क्लाउड्स भी बनते हैं। तो ये टॉप व्यू है साइक्लोन का, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे लोवेस्ट प्रेशर है, तो विंड ऐसे ऐसे मूव कर रही है एक सर्कल बना के, ऐसे सर्कुलेशन हो रहा है। तो सेंटर पे लोवेस्ट प्रेशर, और इनकी डायरेक्शन कैसे होती है? ये इक्वेटर हो गया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है साइक्लोन्स। अगर एंटी साइक्लोन की बात करें तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा इसके। अगर एंटी साइक्लोन की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, साइक्लोन जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज उनकी मूवमेंट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, तो याद रखेंगे इसको। अब ये साइक्लोन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, ये तीनों एक ही का नाम है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया या मिड लैटिट्यूड हो गया या टेम्परेट साइक्लोन, ये तीनों एक ही है। और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब दोनों को देखते हैं ये कहां बनते हैं और क्यों बनते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये एक एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है जो मिड लैटिट्यूड या हाई लैटिट्यूड में बनता है, मतलब बियॉन्ड ट्रॉपिक्स बनता है। तो या तो इसको मिडिल लैटिट्यूड या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दोनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। और ये बनता क्यों है? ये बनता है कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब मिलती हैं तो फ्रंट बनता है। अभी हमने देखा कि फ्रंट्स कैसे बनते हैं, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब मिलते हैं तो एक फ्रंट बनता है, इसी से बनता है साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। तो कोल्ड एयर मास कहां से आता है?
कोल्ड एयर मास कहां से आता है? पोल्स से आता है। और वार्म एयर मास कहां से आता है? ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से आता है। दोस्तों ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैसे कैसे विंड्स मूव करती हैं, एयर मासेस कहां कहां से मूव करती हैं, तो हमने देख लिया है ये। तो पोल से आती है कोल्ड एयर मास और ट्रॉपिक से आती है वार्म एयर मास, और दोनों जिस बाउंड्री पे मिलते हैं वहां बनता है फ्रंट, और यहीं से बनता है ये टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अब देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनते हैं। शुरू में क्या होता है कि फ्रंट स्टेशनरी होता है, मतलब ये अगर कोल्ड एयर मास है और ये वार्म एयर मास है, ये वार्म हो गया और ये कोल्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ शुरू में मूव नहीं करते, तो ये स्टेशनरी होते हैं। ये कोल्ड एयर मास कहां से आता है? पोल्स की तरफ से। वार्म एयर मास कहां से आता है? ट्रॉपिक्स की तरफ से, ट्रॉपिक्स। तो अब होता क्या है कि ये स्टेशनरी है। अब जैसे ये इस फ्रंट पे प्रेशर ड्रॉप होगा, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो होगा क्या कि ये कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ मूव करेगी और ये वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास की तरफ मूव करेगी। तो पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये है कोल्ड एयर मास जो कि पोल्स की तरफ से आ रही है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ये यूएसए का मैप है, मतलब नॉर्थ अमेरिका का मैप है ये। और ये वार्म एयर मास है, ये कहां से आ रही है? ये ट्रॉपिक्स से आ रही है। अभी ये स्टेशनरी है दोनों फ्रंट्स, मतलब दोनों एयर मास स्टेशनरी है, तो यहाँ पे स्टेशनरी फ्रंट बना है। होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, मतलब प्रेशर यहाँ का गिरेगा, तो ये पोल्स की तरफ से जो कोल्ड एयर मास है ये वार्म एयर मास की तरफ मूव करेगी, और ये जो ट्रॉपिक्स की तरफ से वार्म एयर मास है ये मूव करेगी कोल्ड एयर मास की तरफ। तो एक आप देख सकते हैं कि वेव लाइक स्ट्रक्चर सा बन गया है, तो एक वेव बन गई है। अब होगा क्या कि जब पूरी तरीके से फ्रंट डेवलप हो जाएगी एकदम अच्छी तरीके से, तो वहां पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने लगेगा, मतलब बनने लगा ये फ्रंट्स के अलोंग, पूरे फ्रंट्स के अलोंग ये क्लाउड्स बनने लगेंगे, ये बनने लगेंगे। अब ये लगातार मूव कर ही रही हैं एयर मासेस, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टेब्लिश्ड हो जाएगा, मतलब एक अब ये साइक्लोन बन गया है पूरा, क्योंकि प्रेशर लो इसी के अराउंड मूव कर रही है ये विंड्स। तो हमने देखा था लास्ट स्लाइड्स में कि कैसे मूव करती है लो प्रेशर के अलोंग। तो ये फ्रंट्स बन गया है और फ्रंट्स मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, अप्रोच कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्लाउड्स बन गए हैं, यहाँ पे बारिश वारिश हो रही है। तो पूरी तरीके से साइक्लोनिक एक्टिविटी डेवलप हो गई है और बारिश भी हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कोल्ड एयर मास है ना, कोल्ड एयर मास की वेलोसिटी ज्यादा होती है वार्म एयर मास से, तो इनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो ये कोल्ड एयर मास तेज चलती है, वार्म एयर मास थोड़ी धीरे धीरे चलती है। तो ऑक्लूजन यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि ये तो तेज चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो ये इसको मतलब अपलिफ्ट करने की तरफ एकदम, मतलब ये अग्रसर है, ये अब अपलिफ्ट करने वाली है ये वार्म एयर मास को, कोल्ड एयर मास। और क्लाउड्स इस फ्रंट्स के लॉन्ग लगातार बने हैं, तो बारिश वारिश हो ही रही है। अब क्या होता है कि ये कोल्ड एयर मास मूव कर ही रही है, तो वार्म एयर मास इसके ऊपर ग्लाइड करने लगती है, मतलब ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे और क्यूमुलस क्लाउड्स बनने लगते हैं, बारिश वारिश होती है लगातार। एक टाइम ऐसा आता है कि स्पीड क्योंकि ज्यादा है कोल्ड एयर मास की, तो इसको पूरी तरीके से ये जो वार्म एयर मास है इसको ऊपर उठा लेती है कोल्ड एयर मास। तो मतलब एक ये विंड फास्ट चल रही है और ये विंड धीरे धीरे चल रही है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये विंड ओवरटेक कर लेगी इस विंड को। तो यही होता है। अब क्योंकि कोल्ड एयर मास हैवियर है तो ये नीचे हो जाती है, कोल्ड एयर मास नीचे, और ये वार्म एयर मास ऊपर हो जाती है। तो जब ये वार्म एयर मास ऊपर चला जाता है तो साइक्लोन डिसअपियर हो जाता है। तो ऑक्लूजन के बाद जब ऑक्लूजन हो जाता है उसके बाद वार्म एयर मास पूरी तरीके से कोल्ड एयर मास के ऊपर चला जाता है, तो साइक्लोन क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है।
डिसअपियर हो जाता है। तो पहले फ्रंट स्टेशनरी है, उसके बाद एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये कोल्ड एयर मास अप्रोच करती है वार्म एयर मास को फास्टर रेट पे, क्लाउड्स बन जाते हैं यहाँ पे और बारिश वारिश होती है। उसके बाद इसकी स्पीड ज़्यादा है कोल्ड एयर मास की, तो यहाँ पे ऑक्लूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि अब ये जो वार्म फ्रंट है ये कोल्ड फ्रंट पे ग्लाइड करने वाली है, मतलब तैरने वाली है। अब उसके बाद ऑक्लूजन हो जाता है, ऑक्लूजन के बाद ये पूरा एयर मास ही कोल्ड एयर मास के ऊपर चला जाता है, तो ऑक्लूजन खत्म हो जाती है, उसके बाद साइक्लोन डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होता है और डिसअपियर होता है। तो दोस्तों यहाँ से वही सारी जितनी सारी हमने एक्सप्लेनेशन दी ये सब लिखा है यहाँ पे, ये सब पढ़ लेंगे आप। अब देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब जो ये ट्रॉपिक्स में बनते हैं, ये ट्रॉपिक्स के बीच में जो साइक्लोन बनते हैं इनकी बात हो रही है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं ओशन में, और ये ट्रॉपिकल ओशन में, मतलब 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ में। तो ये ओशन पे डेवलप होते हैं और प्रिसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है कोस्टल एरिया की तरफ। जब मूव करते हैं कोस्टल एरिया की तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और डिस्ट्रक्शन भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा बिल्डिंग गिर गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। तो इस तरीके की आपको न्यूज़ देखने को मिलती है जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो। और ये बहुत वायलेंट होते हैं क्योंकि इनमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वायलेंट विंड्स चलती हैं, और रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा होता ही है, तो बाढ़ भी आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नष्ट हो जाता है। तो ये हो गए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इनको एनर्जी मिलती है कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन से लेटेंट हीट निकलती है, उसी से इनको एनर्जी मिलती है। और एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हम पढ़ेंगे क्या होती है, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होती है ये सबसे ज्यादा रेनफॉल करती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल करती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो ये सेंटर के अराउंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाती है और यही ज्यादा बारिश करती है। जो आइसोबास है, आइसोबास हमने देखा है, तो जो आइसोबास है ये ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं। किसके सर्कुलर? सेंटर पे होता है एक्सट्रीमली लो प्रेशर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर होती है, उसके अराउंड आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, और सेंटर पे लोवेस्ट प्रेशर होता है। तो ये मूव करती है हवा इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड विंड मूव करती है एक सर्कुलर मैनर में। तो लोवेस्ट प्रेशर होता है सेंटर पे, आइसोबार अरेंज होते हैं एक सर्कुलर मैनर में। अब क्योंकि इनको लगातार मॉइस्चर सप्लाई हो ही रहा है, सी से, समंदर से ओरिजिनेट होते हैं, तो लगातार इनको मॉइस्चर सप्लाई हो रहा है, तो ये स्टॉर्म ये फर्दर स्ट्रेंथन होते हैं, मतलब लगातार इनकी विगोर बढ़ती जाती है। उसके बाद जब ये रीच करते हैं, मतलब जब ये कोस्ट पे पहुंचते हैं, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर से लोडेड होते हैं, और उसके बाद बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे जब कोस्ट पे पहुंचते हैं। अब जब कोस्ट पे पहुंचेंगे तो बारिश बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद कोस्ट से जैसे ही आगे पहुंचेंगे, मान लीजिए ये कोस्ट हो, ये अपना पेनिनसुलर इंडिया है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा, ये केरला, ये तमिलनाडु, ये आंध्रा और ये उड़ीसा, कुछ ऐसे है। तो मानते हैं कि बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ साइक्लोन और पहुंचा उड़ीसा के कोस्ट पे। तो उड़ीसा के कोस्ट पे पहुंचा और यहाँ पे हिट किया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, इधर भी बारिश होगी, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेगा लैंड पे, तो इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा, इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो लैंड पे आ गया। तो साइक्लोन धीरे धीरे डिसिपेट होने लगता है, क्योंकि अब इसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, तो बारिश नहीं होगी अब। तो जैसे ही लैंड की तरफ मूव करता है तो साइक्लोन डिसिपेट हो जाता है। और जिस प्लेस पे मतलब जिस कोस्ट पे ये साइक्लोन हिट करता है, पहली बार आता है, उसे कहते हैं लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन।
मतलब साइक्लोन लैंडफॉल किया है कहाँ है, उड़ीसा के कोस्ट पे, तो साइक्लोन का वो लैंडफॉल बोलते हैं। चेन्नई में भी कर सकता है। तो ये साइक्लोन कहीं भी हिट कर सकता है कोस्टल एरिया में, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के। कौन साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो 4-5 कंडीशंस है। पहला है, जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए 27 डिग्री से। सी सरफेस का टेम्परेचर लगातार 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये 1-2 दिन की नहीं, लगातार 4-5 दिन 10 दिन होना चाहिए, लगातार ये बने रहना चाहिए 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, तभी साइक्लोन आएगा। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स हमने देखा है क्या होता है, तो कोरियोलिस फोर्स भी होना चाहिए। यही वजह है कि जो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है इक्वेटर पे। तो यही वजह है कि 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ लैटिट्यूड पे, 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में साइक्लोन नहीं आते। यही वजह है, क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। उसी के साथ साथ स्मॉल वेरिएशन भी होना चाहिए वर्टिकल विंड शेयर में। तो स्मॉल वेरिएशन वर्टिकल विंड शेयर में होनी चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। मतलब ये समंदर हो गया, अगर ये सी हो गया, तो पहले से ही यहाँ पे एक डिप्रेशन होना चाहिए। मतलब डिप्रेशन मतलब लो प्रेशर जोन होना चाहिए साइक्लोन आने के लिए, पहले से ही लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल, मतलब ये अगर सी लेवल है, ये सी है, तो इसके एटमॉस्फेयर में अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। मतलब विंड ये कन्वेक्ट होके, कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर जाए और डाइवर्ज हो दूसरी तरफ, तभी हम आगे देखेंगे एक रेन बैंड्स बनता है। रेन बैंड्स ऐसे बनते जाते हैं और बारिश उसी के अलॉन्ग होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम देखेंगे तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का पिक्चर है। ये है आई, आई है साइक्लोन का आई है। यहाँ पे एयर सबसाइड होती है, नीचे आती है हवाएं, और ये काम एरिया होता है। यहाँ पे बारिश वारिश नहीं होती है, काम एरिया एकदम होता है। उसके बाद होता है आई वॉल। ये होती है क्यूमुलस या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ये क्लाउड्स होती हैं। और इसी के अलावा बहुत तेज बारिश होती है और विंड सर्कुलेट होती है, ऐसे स्पाइरल करते हुए जाती है ऊपर। ये स्पाइरल के ऐसे करते करते एकदम मूव करती है, और बहुत विंड वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। ये है रेन बैंड्स। आप देखेंगे कि जितना आप दूर जाएंगे साइक्लोन से, ये रेन बैंड्स की हाइट कम होती जाएगी। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि बारिश कम होती जाएगी जितना दूर जाएंगे। तो ये रेन बैंड्स के अलॉन्ग बारिश होती है। यहाँ पे जो कन्वेक्शन होता है ये रेन बैंड्स के अलॉन्ग, ये कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर हवाएं जा रही हैं और यहाँ पे सबसाइड हो रही है। तो यहाँ पे तो बारिश होती है, जो रेन बैंड्स है यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन जहाँ पे सबसाइड हो रही है यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो ये रेन बैंड्स है, कन्वेक्शन के थ्रू जा रही है हवाएं और ये सबसाइड हो रही, यहाँ बारिश नहीं होगी। ये टॉप व्यू है, ये हो गया आई, ये हो गया आई वॉल, और ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रहा है ये लो प्रेशर एरिया के अलॉन्ग। तो ये टॉप व्यू हो गया। अब देखते हैं जो अभी हमने पिक्चर में देखी कि साइक्लोन्स के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनको हम देख लेते हैं क्या है। आई, ये रीजन बहुत काम और सबसाइडिंग एयर वाला होता है। हमने अभी देखा वहां पे बारिश वारिश नहीं होती, पता नहीं चलता कि साइक्लोन है भी। तो एक काम एरिया होता है और यहाँ पे हवाएं नीचे आती है, सबसाइड होती हैं, और ये साइक्लोन का सेंटर होता है। तो 2-3 चीजें याद रखेंगे। काम एरिया होता है आई, काम एरिया होता है, एयर यहाँ पे सबसाइड करती है, मतलब नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती है, और ये सेंटर होता है साइक्लोन का। आई वॉल क्या होता है? आई वॉल जस्ट एडजेसेंट टू आई ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन के जस्ट बगल में, मतलब बगल में क्या, साइक्लोन के आई के जस्ट स्टार्ट होता है आई वॉल। और यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है और स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग विंड्स होती हैं। मतलब ये आई हो गया तो इसके आसपास ये ऐसे मूव करती हैं, विंड्स मूव करती हैं, और यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है और इनकी हाइट ट्रोपोपॉज तक चली जाती है। मतलब कन्वेक्शन इतना ज्यादा होता है कि ये ट्रोपोपॉज तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे विंड मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर लेता है, लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को वो रीच कर लेता है इस रीजन में, आई वॉल के रीजन में।
यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है, टोरेंशियल रेन, तेज बारिश होती है। और आई वॉल से जितना दूर जाएंगे तो आपको रेन बैंड्स मिलेंगी, और उनकी हाइट कम होती जाती है क्योंकि बारिश कम होती जाती है। तो वो पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है। और ये रेन बैंड्स क्या होती हैं? ये क्यूमुलस क्लाउड्स होती हैं, या क्यूमुलोनिम्बस या क्यूमुलस क्लाउड्स होती हैं, और आउटर रीजन में ये अ, मतलब फैली होती हैं एक सर्कुलर मैनर में। तो ये हो गया आई वॉल, आई। तो जो साइक्लोन का डायमीटर होता है बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, वो लगभग 600 से 1200 किलोमीटर तक का होता है। 600 से 1200 किलोमीटर की इनकी डायमीटर होती है स्टॉर्म की। तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन भी। और इनसे बड़े होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। हम देखेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो टेम्परेट साइक्लोन इनसे भी बड़े होते हैं, लेकिन ज्यादा डेंजरस होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब एक पूरा सिस्टम जो स्टॉर्म है, साइक्लोन है, वो मूव करता है बहुत धीरे धीरे, मतलब कि एक दिन में 300 से 500 किलोमीटर मूव करेगा। तो धीरे धीरे मूव करते हैं। जैसे ही ये लैंड पे आएगा साइक्लोन, ये कोस्ट पे आया, हिट किया, लैंड से जैसे ही आगे बढ़ेगा ये डिसिपेट हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है साइक्लोन। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या है ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स में। तो टेम्परेट साइक्लोन्स उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हमने देखा था कि फ्रंट होता है, उनमें फ्रंट जरूरी है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बनता है किससे? फ्रंट से। तो उनमें फ्रंट होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट नहीं होता, ये लो प्रेशर से बनता है। ये लो प्रेशर से बनता है, ये बनता है फ्रंट से। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसकी साइज बड़ी होती है, मतलब ये बहुत लंबे, बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। इनका इफेक्ट बहुत वाइड एरिया पे देखा जाता है। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड में भी, मतलब कि जमीन पे भी ओरिजिनेट हो सकता है, या सी में भी ओरिजिनेट हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको चाहिए ही क्या? इनको चाहिए एक वार्म वार्म एयर मास, और एक चाहिए कोल्ड एयर मास। अब दोनों मिल गई तो फ्रंट बन गया, साइक्लोन यहां बन जाएगा। तो इनको अल्टीमेटली चाहिए फ्रंट, इसलिए ये लैंड और ओशन दोनों पे बन सकते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये हमेशा ओशन में ही बनता है, सी में ही बनता है। रीजन है उसका, क्योंकि इनको मॉइस्चर चाहिए होता है, फ्रंट से तो बनते नहीं। इनको मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर मिलता है सी में ही, क्योंकि बड़े एरिया में होते हैं तो सी में ही बन सकते हैं वो। और प्रेशर वहां पे, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए। तो हमने कंडीशन ऑलरेडी देख ली है। तो ये सिर्फ सी में ओरिजिनेट हो सकते हैं, लैंड पे नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और ओशन में भी, क्योंकि उनको कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मिल गई तो फ्रंट बन जाएगा, तो वो सस्टेन कर सकते हैं लैंड पे भी, मतलब लैंड पे भी उसी तरीके से उतनी ही बारिश करेंगे जितना ओशन में करते हैं। लेकिन ये केस ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जैसे ही लैंड पे पहुंचते हैं तो उनको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है लैंड पे जैसे ही पहुंचते हैं, इसलिए लैंड पे सस्टेन नहीं कर पाते। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये चलते हैं वेस्ट से ईस्ट, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये चलते हैं ईस्ट से वेस्ट। तो ये इंडियन कोस्ट हो गया। यहाँ पे आपने सुना होगा कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन उठा और आया लैंड पे। और ये अगर यूरोप का अगर हिस्सा ये मान लिया जाए, अगर यूरोप मान लें इसे, तो ये अटलांटिक ओशन हो गया। तो ये यहाँ पे साइक्लोन बनेगा और चलेगा वेस्ट से ईस्ट। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट चलता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन चलता है ईस्ट से वेस्ट। अब देखते हैं थंडर स्टॉर्म्स एंड टोर्नेडोज। तो थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म बनते हैं जब इंटेंस कन्वेक्शन हो। इंटेंस कन्वेक्शन मतलब लैंड हीट हो गई, ये लैंड हीट हो गई, इंसोलेशन बहुत ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठने लगेंगी।
तो बहुत ज़्यादा जब कन्वेक्शन होगा, इंटेंस कन्वेक्शन, बहुत ज़्यादा हीट हो गई मॉइस्चर, हॉट मॉइस्ट डेज में, जहाँ पे मतलब कि मॉइस्चर भी ज़्यादा हो और इंसुलेशन ज़्यादा हो, कन्वेक्शन ज़्यादा होने लगा, तो यहाँ पे बनता है थंडर स्टॉर्म। ये जो थंडर स्टॉर्म होता है ये एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। यहाँ पे लाइटनिंग होती है और बारिश होती है। अगर ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है ये सब जीरो टेम्परेचर से अगर ऊपर चली गई तो क्या होगा, टेम्परेचर अचानक से नीचे गिर गया या तो बिलो बिलो 0 डिग्री चला गया, तो होगा क्या कि अब हेल्स आएंगे नीचे। हेल्स मतलब अ, ये बर्फ के टुकड़े होते हैं, आइस क्यूब टाइप के नीचे गिरने लगते हैं ये, क्योंकि टेम्परेचर नीचे आ गया है 0 डिग्री से, तो ये आइस क्यूब के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, उनको हेल्स कहते हैं। हेल्स हम देखेंगे, हेल्स क्या होते हैं, स्लीट्स क्या होती है, और आइस क्या होता है, स्नो क्या होता है, सारा कुछ देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो अभी के लिए समझ लीजिए आइस क्यूब होते हैं। और ये कब होता है, जब ये पूरी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ऊपर चली जाती है सब जीरो टेम्परेचर से, तब ये हेल्स बनते हैं। अगर यहाँ पे मॉइस्चर कम हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर कम हो गया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड तो बनी है लेकिन अगर इन ये कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि मॉइस्चर कम है रिलेटिवली, तो होगा क्या कि ये जनरेट करेगा डस्ट और स्टॉर्म। तो आपने देखा होगा कि तूफान आते हैं, आंधी आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि वहां पे मॉइस्चर इनसफिशियंट है, कम होता है, तो थंडर स्टॉर्म बनते हैं। तो इंटेंस हीटिंग के चलते, इंटेंस ऑफ ड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर राइज करती है, ऊपर जाती है और ये क्लाउड बनाती है, और ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हाइट तक ये जाते हैं ऊपर, और इनके चलते बारिश होती है। तो ये हो गया थंडर स्टॉर्म। टोर्नेडो, तो टोर्नेडो क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि थंडर स्टॉर्म से एक विंड स्पाइरलिंग मैनर में, मतलब स्पाइरल होते हुए विंड डिसेंड करती है और ग्राउंड को हिट करती है। और ये दिखती कैसी है, ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, मतलब हाथी की सूंड जैसी दिखती है। तो ये थंडर स्टॉर्म से एक स्पाइरलिंग विंड नीचे आई आई और ये ग्राउंड को हिट की, तो ऐसे लगता है कि हाथी का सूंड हो ये होता भी क्यों है, क्योंकि इसके सेंटर में बहुत एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है इसके सेंटर में, तो इसके अराउंड विंड स्पाइरल करती है ऐसे। तो लो प्रेशर होता है इसके सेंटर में, विंड स्पाइरल करते हुए ग्राउंड को हिट करती है, और इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन करती है। पेड़ आ गया वो उखड़ जाएगा, टावर आ गया वो उखड़ जाएगा, कोई बिल्डिंग आ गई वो गिर जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है टोर्नेडो। ये आता भी कहाँ है, मिडिल लैटिट्यूड में ज्यादातर आते हैं, मिडिल लैटिट्यूड में, क्योंकि मॉइस्चर की कमी होती है उधर ज्यादा मिड लैटिट्यूड में, इसलिए मिड लैटिट्यूड में ज्यादा आते हैं ये टोर्नेडोज। अगर ये टोर्नेडो सी में बन गया तो उसको बोलते हैं वाटर स्पाउट्स, वाटर स्पाउट्स। तो ये वाटर स्पाउट बन जाएगा अगर सी में बन गया तो टोर्नेडो क्यों बनता है, लो प्रेशर सेंटर पे बन गया तो विंड स्पाइरल करती हुई ऐसे 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 ये ग्राउंड को हिट करती है, और ये डिस्ट्रक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, और सेंटर पे लो प्रेशर होता है इसलिए स्पाइरल करती है। और क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है तो सिर्फ स्टॉर्म ही दिखेगा आपको, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कॉज करती है। अगर ये वाटर में बन गया तो वाटर स्पाउट्स कहते हैं इसको। तो दोस्तों आज हमने 9th चैप्टर खत्म कर लिया है, और इसको हमने बहुत होलिस्टिकली डिस्कस किया है। कुछ भी इसमें आपका बाकी नहीं रह गया है, एनसीईआरटी के से तो मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया है आपको। तो चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, आप देख लेंगे इसको अच्छे से, पढ़ेंगे, नोट्स वोट्स बना लेंगे इसको। तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।